मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए भाई, आप लोग की मॉर्निंग अटेंडेंस सर। काफ़ी आप लोग की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब हो रही है। उसमें अटेंडेंस में काफ़ी कम स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं। अभी आप लोग के क्विजेस भी स्टार्ट होने हैं 18 से, मतलब 18 से को आपको मेरे ख्याल से ये डिजिटल मार्केटिंग के क्विज है, तो उधर प्रॉब्लम ना हो जाए आप लोगों का। मुझे यही लग रहा है, अटेंडेंस इतनी कम है तो हो सकता है क्विज में वो अपीयर ही ना होने दें। अगर अपीयर होने दें, सपोज अपीयर आप हो गए, तो उधर बाद में मेरे पास लिस्ट आ जाए स्टूडेंट्स की कि इनके मार्क्स नहीं देने, तो आपके इंटरनल उस पर। वैसे ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट है, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अटेंडेंस की वजह से। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, घर बैठ के क्लास लेनी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ले लो यार। हाँ, घर बैठ के ही तो लेना है, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन आ जाओ, कम से कम इंटरनल मार्क्स तो बन सर आपने जाए। अटेंडेंस अपडेट कर दिया ठीक है, पोर्टल पे एसआरई में? देखो, हाँ अभी आप लोग मेरे ख्याल से अब उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। हाँ। मेरे सारे ब्रांच का अलग अलग करना था उसमें, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग ओके। गया इस वजह से। ओके सर। सर अब तो तो शेड्यूल भी आ गया है हो सर गया है वो एकेटीयू चीज़। एग्जाम का 24। हाँ, मगर इंटरनल कैसे बनेंगे यार? देखो वो तो ठीक है, वो तो चलो उसमें तो बैठ जाओगे। फाइनल ईयर है तुम लोग का, तो उसमें तो मेरे ख्याल में उसमें तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए, मगर ये इंटरनल मार्क्स भी तो बनेंगे। अगर क्विज वगैरह सर नहीं बहुत दोगे तो कम फिर शॉर्टेज है टाइम का, इंटरनल तो का। सर क्विज कैसे अरेंज होंगे? जून चल ही रहा है, जुलाई में पेपर होंगे सर। सब कुछ हो गया अच्छा है, सर स्केड्यूल शेड्यूल बन बन। गया है वो सब। 15 जुलाई तक ही आपकी क्लासेस चल रहे हैं, 15-16 जुलाई तक। ठीक है, तो अभी तक तो जो है, अभी उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाएं और पहले खत्म कर दें, लेकिन अभी जो स्केड्यूल बना हुआ 15 जुलाई या 16 जुलाई तक क्लासेस चल रही है, और तब तक वो सारी चीजें खत्म हो ओके जाएंगी। सर। बाकी ऑनलाइन ही एग्जाम्स होने है हैं, सर, ऑनलाइन कैसे तो किस पता मोड नहीं में वो। होंगे? ऑनलाइन में कुछ आइडिया आपको सर? अभी कुछ, अभी तो न्यूज़पेपर में तो यही था, और बाकी तो कुछ कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। बाकी अभी कॉलेज ओपन होने वाला है, मतलब हम लोग के लिए नेक्स्ट वीक से ओपन होने वाला है, फैकल्टीज के मतलब लिए? रेगुलर। हाँ, हम लोग के लिए तो ओपन होने वाला है नेक्स्ट वीक, या इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा 16 से। तो हो सकता है तब फिर कुछ पता चले। अभी तक तो हम लोग को वीक में एक दिन ही जाना होता था, अभी रेगुलर जाना है 16 से। सर ऑनलाइन जो होगा एग्जाम, तो वो होम से ही देने होंगे कि सेंटर भी बन सेंटर कुछ ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, घर से नहीं होगा। देखो, जो फाइनल एग्जाम होते हैं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर पे बैठा के वो एग्जाम दिलाए। उसमें सेंटर पे ही जाना होगा, तो मतलब। अच्छा सेंटर बनाया जाएगा, तो और उसके लिए तो फिर बिल्कुल सेंटर बना। कंप्यूटराइज जो सेंटर फिर वो होंगे, मेरे ख्याल से लैब एमसीक्यू वैब। वगैरह, एमसीक्यू बेस्ड होंगे एग्जाम्स, एमसीक्यू बेस्ड। जो अभी तक देखो, अभी कुछ क्योंकि गाइडलाइन नहीं है, तो अभी कंफर्म नहीं बता सकते कुछ। लेकिन जो मुझे लगता है, अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो वो मतलब एक मैक्सिमम 1 आवर के होंगे, जो अभी तक होता आया है। और सर एमसीक्यू बेस्ड होने चाहिए, यही होने चाहिए। सर 2 आवर्स का कुछ मैं टाइम मशीन था ऐसे कुछ, वन अच्छा, आवर का? 2 आवर्स का हाँ था। सर, क्योंकि पहले एक 3 घंटे पेपर होता था, तो 3 घंटे को शिफ्ट कर दिया 2 आवर्स में। तब 2.5 आवर्स ऐसे ही कुछ मशीन किया था। ऑनलाइन 2 आवर्स के, अच्छा यस ऐसा होता सर। है। सर ऐसे वन ही एंड हो। हाफ एक आवर्स का है, बार रिपोर्टिंग टाइम 3 to 5 है। 1.5 थ्री टू आवर्स का। फाइव है, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, ये सारे डिटेल क्या दी गई है क्या? मतलब सर मैंने डिटेल्स जितना वो पढ़ा सब उसमें तो उन्होंने सर देखा था सर टेंटेटिव ट्विटर डेट आई पे, है। और हाँ, शेड्यूल भी डेट तो आया है। मैंने देखा। डेट तो मैंने देख लिया, वो आप लोग का एग्जाम शायद 20th से स्टार्ट होने हैं ना, 20। 20 से। 24 से, ओके, यस सर। 24 से। हाँ, वो अलग अलग, मतलब डिपार्टमेंट का अलग अलग डेट है उसमें। हम्म। और कुछ एग्जाम्स है जो 20th से भी स्टार्ट होने हैं। तो मतलब एग्जाम्स, जो फाइनल एग्जाम्स है वो 20th से ही स्टार्ट होने यस सर। हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है, अभी वो जाने पे कॉलेज पता चलेगा क्या है, क्या चल रहा है। तो मैं तो बस ये बोल रहा हूँ, देखो वो सारी चीजें तो हो जाएंगे, तो मगर और इस सब्जेक्ट में तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर जो प्रॉब्लम है आपके इंटरनल मार्क्स, वही उधर मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अटेंडेंस उधर वो दिक्कत है। तो अगर अटेंडेंस नहीं होगी तो आप लोग को बिल्कुल क्विज वगैरह में, वो अभी जो भी क्विज हो रही है उसमें यही हो रहा है कि जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट है उनको अपीयर ही नहीं होने दे रहे। अगर अपीयर हो जा रहे हैं किसी तरह गलती से, मतलब, तो फिर उनके मार्क्स चढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ ना हो। इंटरनल मार्क्स आप लोग के बन जाए, बस ये चाहता हूँ।
चलिए लास्ट क्लास में हम लोग सर्च मार्केटिंग को डिस्कस कर रहे थे, जहां मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग, ये दोनों चीज़ें हम लोग ने इस दोनों टॉपिक को डिस्कस किया हुआ था। जैसे मैंने बताया था, सर्च इंजन मार्केटिंग से मतलब है पेड जो मीडिया है, पेड मेथड जो है वो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग है। इसके लिए आपको सर्च इंजन को पे करना पड़ता है और आप वो आपके ऐड वगैरह जो होंगे उसको वो डिस्प्ले करते हैं। ठीक है? इट इज़ अ पेड मीडिया वेयर एडवर्टाइजर बिड ऑन स्पेसिफिक सर्च कीवर्ड्स एंड व्हेन टाइप्ड इन एंड देयर एड्स आर शोन। Search engine optimization is a process of improving your website and content so that it is visible to search engines. ठीक है? तो इसके बाद ये सारे टर्म्स थे जो हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग में यूज करते हैं। एल्गोरिदम, क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन। देखिए अभी क्या है, अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने हैं तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। एल्गोरिदम में पूछ लेगा, क्लिक थ्रू रेट पूछ लेगा, सीटीआर का फुल फॉर्म बता दीजिए, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है? सीपीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए, कॉस्ट पर क्लिक। सीपीएम का बता दीजिए। तो यही सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है? कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, कीवर्ड, आपका कीवर्ड फ्रेज, लैंडिंग पेज, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ठीक है? पीपीसी, पे पर क्लिक। बाकी जो मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा, जो मैंने बना रखा है पूरा आप लोग का पूरे सिलेबस का मेरे पास, आपके पूरे सिलेबस का मेरे पास एमसीक्यूज है। यूनिट 1 2 3 4 5 500 क्वेश्चंस है इसमें। तो अगर वो आपने कर लिया, 500 क्वेश्चंस विद आंसर्स हैं, मगर वो सारे मैं अवेलेबल कराऊंगा जब आपके प्री एंड हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है? क्योंकि वो सारी उधर ही से सब बनने हैं। चाहे वो क्विज हुआ उधर ही से बनेंगे, चाहे अगर प्री एंड भी एमसीक्यू बेस्ड हुआ तो भी उधर ही से जाएंगे। तो वो सारे मैं अवेलेबल आपको जब सारे प्री एंड एग्जाम्स हो जाएगा तो एक बार मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। वो पूरा मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा आपके फाइनल एग्जाम से पहले। यूनिट 1 2 3 4 5, पांचों यूनिट में 100 क्वेश्चंस हैं। हर तरह के क्वेश्चंस हैं, मोर देन वन आंसर वाले भी है, वन आंसर वाले भी है, सब तरह के क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स। अगर आपने उतना पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारे टॉपिक हो गए थे, जहाँ पर मैंने बताया था कि भाई जो अच्छा टर्म्स हो गए। उसके बाद सर्च नेटवर्क, मार्केट शेयर, गूगल, जैसे बताया था गूगल नंबर वन है, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड। ठीक है? इस तरह से आपका जो भी जब आप कीवर्ड टाइप करते हो सर्च इंजन पे तो रिजल्ट जो आपको मिलते हैं वहाँ पे पेड ट्रैफिक भी होता है और फ्री ट्रैफिक भी होता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। वाई एसईएम, एसईएम क्यों करना ज़रूरी है या क्यों करना है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिज़ल्ट तुरंत मिलने लगते हैं। जो टारगेटिंग आपके हैं, मतलब आप उन्हीं को टारगेट करते हो जिनके पास पोटेंशियल होता है और कन्वर्जन रेट हाई होता है। यहाँ पर आप आसानी से लोगों को जो आपके विजिटर्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हो सेल में, और लीड आसानी से जनरेट कर सकते हैं। लो वेस्टेज। ठीक है? लो वेस्टेज से मतलब है अगर कोई क्लिक कर रहा है आपकी आपके एडवर्टाइजमेंट पे, तभी आपको पे करना है, पे पर क्लिक, जैसे पीपीसी। ठीक है? तो वेस्टेज नहीं है इसमें। अगर कोई नहीं क्लिक कर रहा है तो आपको उसके लिए पे भी नहीं करना है। ठीक है? मतलब जिसके पास पोटेंशियल है वही क्लिक करेगा और उसी के लिए आपको पे करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव स्ट्रॉन्ग एक्विजिशन ड्राइवर है आपका, ब्रांडिंग भी कर सकते हैं आप एसईएम से। ठीक है? ये सारी चीजें हो गई थी। हाँ, एसईओ हम लोग ने शायद स्टार्ट नहीं किया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, थोड़ा बहुत शायद स्टार्ट कर दिया था। एसईओ इज ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट टू मेक इजियर फॉर सर्च इंजन टू फाइंड। एसईओ refers to process of optimizing both on page and off page ranking factors in order to achieve high search engine ranking for targeted search terms. गुड एसईओ इज इक्वल टू हाई रैंकिंग इन गूगल सर्च लिस्टिंग। ये सारी चीजें हो गई थी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बताया गया ये टैक्टिक्स है जिसके बेसिस पे आप एसईओ अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वेबसाइट जो आपका वेबसाइट का कंटेंट है, ठीक है, उधर काम करके उसको इम्प्रूव करके, उधर अपडेट करके, चाहे वहाँ पर एंगेजमेंट ऑब्जेक्ट्स डाल के, इमेजेस, मैप्स, वीडियोस। ठीक है? ये सारे जो कंटेंट है, वर्ड्स, टेक्स्ट,
ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर कंटेंट में डाल करके, ठीक है? वो आपका एसईओ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर लिंकिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू, या फिर यूआरएल आपका, या तो कीवर्ड्स, ठीक है? ये चारों चीज़ों के थ्रू आप अपना एसईओ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारे ऑप्शंस हैं, सर्च इंजन के ऑप्शंस, ठीक है? वही चीज़ गूगल की बात करें तो वो नंबर 1 है, और उसके बाद बिंग, याहू, आस्क और सारे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? इस यार ये सारी चीज़ें हो चुकी थी मेरे ख़्याल से। Important, 80% of consumers find your website first writing a query into box। ये इम्पोर्टेंस क्यों बता रहे हैं कि भाई ज़्यादातर लोग पहले गूगल सर्च इंजन पे जाते हैं, वहाँ पे कोई भी अगर सपोज इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो सबसे पहले लोग गूगल पे जाते हैं, उधर सर्च करते हैं, फिर जो वेबसाइट की लिंक उधर शो होती है उस वेबसाइट को विजिट करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके सर्च इंजन का। तो वहाँ पर आपका एसईओ भी स्ट्रांग होना चाहिए और एसईएम भी, ठीक है? एसईएम पे भी आपको काम काम करना चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो भी बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर्च इंजन। 90% चूज़ साइट लिस्टेड ऑन द फर्स्ट पेज, तो आपका अगर एसईओ स्ट्रांग होगा तभी वो फर्स्ट पेज पे लिस्टेड होंगी। 85% of all traffic on the internet is referred by search engine। The top 3 organic position receive 59% of user clicks। ठीक है, जो टॉप 3 होते हैं उधर होने पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग क्लिक करें। कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग है, क्लियर एंड मेजरेबल आरओआई, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप तो जो एफर्ट डाल रहे हो चाहे एसईओ में या एसईएम में, ठीक है, वहां से आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और वो चीजें आसानी से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उधर से आपका रिजल्ट सही मिल रहा है। कैसे आरओआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज आपने सपोज आपने एफर्ट डाला और उसके बाद आपने देखा कि भाई सेल जो पहले थी या नंबर ऑफ विजिटर्स जो पहले थे उससे कितने बढ़े, ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ विजिटर्स बढ़े यानी वो आपका रिजल्ट है, ठीक है, तो उस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ इतनी मेरी कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो इस बेसिस पे इतने मेरी सेल बढ़ रही है, तो ये मेरा आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये सही है कि नहीं सही है। फिर उस बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आगे मुझे उसको कंटिन्यू करना है या फिर नहीं कंटिन्यू करना है। क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ, एग्ज़ैक्ट फिगर आपको पता होता है कि इतने नंबर ऑफ विज़िटर्स बढ़े, इतनी नंबर ऑफ सेल मेरी बढ़ी, इतने लोगों ने ज़्यादा खरीदा प्रोडक्ट को। तो आसानी से आप मेज़र कर सकते हैं यहाँ पे। ऑप्टिमाइज़िंग फॉर गूगल, अच्छा, यहाँ पे अच्छा ये सारी चीज़ें भी हो गई थी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 200 वेरिएबल्स, 200 फैक्टर्स है। देयर आर there are over 200 variables in Google's algorithm which determine ranking, और some of them are content। सबसे पहले कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कंटेंट में लैंग्वेज यूनिकनेस, ठीक है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग, कीवर्ड्स, फिर उसके बाद आपका कंटेंट के बाद डोमेन एज आपकी कितनी है, where your server are located, where your servers are located, URL structure, outbound and inbound linking, ठीक है, तो ये चीजें, लोड टाइम कितना है, XML HTML साइट मैप्स, ठीक है। हाँ, यहाँ से मेरे ख्याल से स्टार्ट करना है मुझे। कीवर्ड रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है आपको, कीवर्ड की जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है, जो लोग आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की उनको चाहिए, वो लोग कौन-कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भई ये कीवर्ड लोग यूज़ कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है? तो आइडेंटिफाई व्हाट योर ऑडियंस इज़ सर्चिंग फॉर व्हेन लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे मैंने एक वीडियो प्ले किया था उसमें देखिए पहले जो है क्या किया गया, उसमें पहले यही किया गया कि इस कीवर्ड को देखा कि भाई गूगल पे कौन-कौन से कीवर्ड चल रहे हैं, सर्च इंजन पे कौन-कौन से कीवर्ड्स चल रहे हैं, ज़्यादा ट्रेंड में है, जो भी उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है।
फिर वो कीवर्ड की फिर चेक किया गया कि आपका जो कंटेंट है वहाँ पे उस कीवर्ड की डेंसिटी क्या है, कितने टाइम्स वो यूज़ किया जा रहा है या फिर नहीं है वो कीवर्ड्स। फिर कोशिश यही की जाती है वो सारे कीवर्ड्स आपके कंटेंट में, आपके वेबसाइट के कंटेंट में हो और उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो। उससे क्या होगा, आपके चांसेस ज़्यादा होंगे अ, रिज़ल्ट में, ऑर्गेनिक रिज़ल्ट में लिस्ट होने के, या फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट पोजीशन पे रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी अगर आपकी हाई होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या, प्रायोरिटाइज योर ऑर्गेनाइजेशंस टारगेट कीवर्ड बेस्ड ऑन वॉल्यूम रेलेवेंसी लाइकली, मतलब वही चीज मैंने मैंने बताई, जो कीवर्ड को फिर आपको टारगेट करना है, जो है जो भी कीवर्ड्स हैं फिर उनको जो है उनकी वॉल्यूम कितना है, रेलेवेंसी, लाइकलीहुड टू कन्वर्ट, ठीक है, कितने चांसेस हैं उनको कन्वर्ट किया जा सके, उनकी रेलेवेंसी, वॉल्यूम, कितने टाइम्स उसको यूज किया जा रहा है आपके कंटेंट में, वो सारी चीजें फिर आपको देखनी होती है। आइडेंटिफाई गैप इन योर कंटेंट दैट यू नीड टू फिल, फिर आपको देखना होता है कि हाँ कितना गैप है जो है कंटेंट में, और मतलब कि जो होना चाहिए और जो आपका है कंटेंट, ठीक है, उसमें आपको देखना पड़ता है कि गैप कितना है, उस गैप को आपको फुलफिल करना होता है। लास्ट में डेवलप योर एसईओ स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन ऑडियंस कंसिडरेशन साइकिल लोकेशन एंड कल्चर। तो यहाँ पर वही चीज है इस कीवर्ड रिसर्च में कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कौन कौन से कीवर्ड्स है जो यूज किए जा रहे हैं, ज्यादा लोग जिसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे होता है, वो चीज वीडियो में आप लोग ने देखा ही था, कैसे किस तरह से करते हैं। कितने ज्यादा लोग पर डे, कितने ज्यादा लोग उस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, फिर जहां पर ज्यादा लोग जिस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं उसकी तरफ आपको फोकस करना है कि वो सारे कीवर्ड्स की डेंसिटी आपके वेब कंटेंट में हो, जिससे कि आपका जो भी वेबसाइट है वो रिजल्ट में दिखे, ऑर्गेनिक रिजल्ट में दिखे। इसके बाद गूगल टेकिंग अप ऑर्गेनिक स्पेस, नहीं ऐसा तो नहीं है। गूगल ऑर्गेनिक स्पेस तो हमेशा आपको नीचे ही दिखता है, ऑर्गेनिक स्पेस ऊपर सबसे पहले आपको स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं। अच्छा ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा पीपीटी थोड़ी सी पुरानी है, मगर अभी जो ऑर्गेनिक जो रिजल्ट्स है वो नीचे दिखते हैं, ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन एसईओ कंटेंट, ठीक है, जैसे मैंने बताया कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंटेंट कीवर्ड्स जो के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आसानी से वो एक्सेस किया जा सके, ज़्यादा टाइम ना लगे लोड होने में पेज। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपका कंटेंट कैसा है। तो उसमें अट्रैक्टिव होना चाहिए कंटेंट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं। लिंकिंग स्ट्रैटेजी सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपके कंटेंट में ऊपर। तो वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा आपको, आपको टेक्स्ट भी यूज़ करो, आप वीडियोस भी यूज़ करो, आप वहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज हैं उनको भी यूज़ करो, और फिर जो है भाई रेलेवेंट होना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। ठीक है, तो कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एसईओ के लिए। तो जैसे यहाँ पे बताया गया वही चीज जो मैं अभी बताया, कंटेंट के लिए इन डिजिटल वर्ल्ड एवरीथिंग यू कैन ऐड टू अ वेब पेज इज कंटेंट, रिटेन वर्ड्स, इमेजेस, वीडियोस, ग्राफ्स, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स, लिंक्स, ये सारी चीजें आप उधर ऐड कर सकते हैं एसईओ के लिए। ठीक है, ऑन पेज कंटेंट मतलब इस तरह से ये एग्जांपल दिया गया ऑन पेज कंटेंट का, इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर आपका सारी ये आपका कंटेंट है, इधर उस वहाँ वही चीज़ है, यहाँ पर यहाँ पर फोटोज भी हो जाएंगी, यहाँ पर टेक्स्ट रहेंगे, यहाँ पे लिंक भी दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होना चाहिए। ये एसईओ टूल्स हैं, देयर आर मेनी पेड सब्सक्रिप्शन एसईओ टूल्स एज वेल एज सम फ्री वेब बेस्ड सॉल्यूशन दैट कैन हेल्प यू टू स्टे ऑन द टॉप योर एसईओ। तो ये एसईओ टूल्स है जहाँ पे कुछ पेड होते हैं टूल्स, कुछ फ्री भी होते हैं। ठीक है,
तो गूगल इनसाइट, गूगल वेब मास्टर, ठीक है, ये सारे टूल्स है जिनको यूज करके आप एसईओ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जैसे मैंने वीडियो भी दिखाया था उसमें भी वो गूगल वेब मास्टर टूल यूज कर रहे थे, उसमें देखिए उसमें बताया जा रहा था कि हाँ वहाँ पे वेब मास्टर टूल उनको बता दे रहा था कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है आपके एसईओ में, आपका कीवर्ड आपने कितने टाइम यूज किया हुआ है, या जो भी प्रॉब्लम होती है वो टूल आपको बता देता है, आपको देखना नहीं पड़ता, और फिर उस प्रॉब्लम पे आप काम कर सकते हो जिससे और एसईओ आपका स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, और ये आपका दिया गया एसईओ इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर एसईओ इफेक्टिवनेस दिया गया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपका कितना ट्रैफिक बाय गूगल रैंकिंग। तो यहाँ पर देखिए रैंक 1 पर जो आपका दिख रहा है 42.13%, ये आपका केवल एसईओ की वजह से ये ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, बाकी के और देखिए यहाँ पे वो बताया नहीं गया, डिटेल नहीं बताई गई है, मगर ये ऐसा ही, ये जो ग्राफ है ये यही बता रहा है कि जो है 42.13 जो ट्रैफिक है वो स्ट्रॉन्ग एसईओ के कारण ही मिल रहा है। ठीक है, गूगल रैंकिंग की वजह से ये ट्रैफिक आ रहा है 42.13% ट्रैफिक, बाकी का और दूसरे रीजन है, मगर जो ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो आपको मिल रहा है ये किसी भी वेबसाइट को जो मिलता है वो गूगल रैंकिंग की वजह से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक, जहाँ पर आपके डिफरेंसेस बताए गए हैं एसईओ और एसईएम में, सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के डिफरेंसेस। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए जैसे बताया गया है एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग एंड एसईओ। एसईएम की अगर हम लोग को बात करें तो रिजल्ट यहाँ पर बहुत जल्दी नहीं मिलते, सॉरी तुरंत मिलने शुरू हो जाते हैं एसईएम में। जैसे मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको जो भी सर्च इंजन है उनको पे आपने किया और तुरंत वो ऐड वगैरह डिस्प्ले करने लगते हैं, तो आपको रिजल्ट भी अगले दिन से तुरंत मिलना शुरू हो जाता है, यानी रिजल्ट इन 1-2 डेज, 1-2 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको बस केवल सर्च इंजन को पे करना होता है, मगर एसईओ में ऐसा नहीं है, वहां पर आपको ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड, ये सारी चीजों पे काम करना होता है, और और इसका रिजल्ट भी आपको तुरंत नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलता है, इट टेक्स 2 वीक्स टू 4 मंथ। ठीक है, 2 हफ्ते से 4 महीने, इतना टाइम तो लग ही जाता है जो है एसईओ जो है करने में। ठीक है, जिससे कि आपकी जो भी वेबसाइट है उसकी रैंकिंग इम्प्रूव हो सके, और कोई जरूरी नहीं है कि आपने डाला हो आपको रिजल्ट मिल ही रहा है, हो सकता है जो, वही बात है ना कि जो दूसरे जो लोग हैं उनसे बेटर होना चाहिए, तभी आपके रैंकिंग इम्प्रूव होगी, उनसे बेटर आपका ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद अगला देखते हैं, रिक्वायर लिटिल नॉलेज ऑफ एसईओ। मतलब यहाँ पे एसईओ में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको तो बस केवल पे करना है ना, आपको सर्च इंजन को पे करना है, बाकी काम वो करेंगे। थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन एसईओ में तो आपको बिल्कुल नॉलेज की जरूरत है, तभी आप कर पाओगे। रिक्वायर ऑनगोइंग लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस टू अचीव रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए नॉलेज की जरूरत होती है कि कैसे करना चाहिए एसईओ, सारे फैक्टर्स, क्योंकि 200 प्लस फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड की जाती है, तो वो सारे फैक्टर्स पे काम करना होता है, किस तरह से उधर इम्प्रूव किया जा सके, वो सारी चीजें करनी होती है, तो उसके लिए नॉलेज की जरूरत होती है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, एबिलिटी टू टर्न ऑन एंड ऑफ एट एनी मोमेंट। एसईएम में क्या है, आप कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब आपने पे किया, आपको तुरंत ऐड वगैरह आपके डिस्प्ले होने लगे, ऑफ करना है, आपने पे नहीं किया, उसी दिन से वो बंद हो गया। मगर एसईओ में ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आप ऑन कर दिया या तुरंत ऑफ कर दिया। ठीक है, उसमें जैसे मैंने बताया टेक्स टाइम एट द बिगनिंग, मतलब ये आपको स्टार्टिंग में भी आपको टाइम लगता है करने में, स्ट्रॉन्ग करने में, मगर ये एंड खत्म करने में भी, ऑफ करने में भी आप ये टाइम लेता है, ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा बस आप बंद अगले दिन से, नहीं, वो भी टाइम लगता है उसमें भी। तो वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फ्लो ऑफ ट्रैफिक।
आगे नेक्स्ट, जनरली मोर कॉस्टली पर विजिटर एंड पर कन्वर्जन। बिल्कुल एसईएम में आपको पे करना पड़ता है, तो आपका ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू एसईओ। एसईओ में आप कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब आपको कुछ यहाँ पर पैसे पे नहीं करना है, मतलब आपको खुद एफर्ट डालना है, खुद अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है जिससे कि उसका एसईओ स्ट्रांग हो। ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूअर इम्प्रेशन एंड एक्सपोजर, ऑर्गेनिक सर्चेस मोर पॉपुलर देन स्पॉन्सर्ड एड। यहाँ पे ये बोला गया कि जो ऑर्गेनिक सर्चेस हैं उस वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं देन स्पॉन्सर्ड एड। तो अगर स्पॉन्सर्ड ऐड है यानी एससीएम से अगर हम लोग कंपेयर करें एसईओ को, तो जो है एसईओ से जो भी मतलब जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स जो आते हैं उस पर लोगों का ट्रस्ट ज्यादा होता है, लोग ज्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं, उधर ज्यादा विजिट करते हैं, तो वहां पे कन्वर्जन रेट हाई होंगे, वहां पर ज्यादा चांसेस है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उस वेबसाइट को विजिट करें। नेक्स्ट, इजियर टू कॉम्पीट हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट बट इट विल कॉस्ट यू। ठीक है, यहाँ पे एससीएम में तो आसान होता है कि आपने पे किया, अब एड डिस्प्ले होने लगा और लोग आने लगे, विजिट करने लगे। तो ये इजी प्रोसेस है, मतलब आपने पे कर दिया, कॉस्टली प्रोसेस है मगर इजी प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू एसईओ। मगर एसईओ की बात करें तो वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्पीट इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी जो है उस पे एसईओ पे अपने काम कर रहे होंगे, तो इतना आसान नहीं होता दूसरों से बेटर कर पाना, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट डालना पड़ेगा, दूसरों से बेटर करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हो। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, बेटर फॉर शॉर्ट टर्म एंड हाई मार्जिन कैंपेन। ठीक है, अगर आपका पास हाई मार्जिन, मतलब आपके पास फंड है, पैसे हैं ज्यादा, और आपको कम टाइम पे रिजल्ट चाहिए, फंड है, पैसे हैं और रिजल्ट आपको शॉर्ट टर्म कम टाइम पे चाहिए, तो आप एसईएम के साथ जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए और फंड भी है। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मतलब आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है कुछ दिन बाद फिर मिलना बंद भी हो जाए, मगर वो शॉर्ट टर्म के लिए ही मिलेगा। मगर अगर लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट चाहिए जो लंबे टाइम तक आपको मिलता रहे और आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, और लेकिन उसमें वो वही कह रहे हैं, इसमें टाइम लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है, तो आप एसईओ के साथ जा सकते हैं जहाँ पर इतने फंड पैसे की ज़रूरत नहीं होती लेकिन एफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके डिफरेंसेस हो गए एसईएम और एसईओ में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये पीपीटी मैं आज शेयर कर दूंगा आपके गूगल क्लासरूम पर, तो उधर आप लोग इसको देख लीजिएगा। और क्योंकि 18 को आप लोग का क्विज है, तो उसके लिए भी आप लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें क्या, जो भी पहले जो भी टॉपिक पढ़ाए गए वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से एसईओ में इतना ही था, सर्च इंजन में वहाँ इतना ही था। आगे हम लोग अभी अगला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। अ, हाँ, अगला जो टॉपिक है आपका वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एग्जैक्ट टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, मगर इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि क्या था कि पहले जो है ये सिलेबस, आपका जो सिलेबस है ये पूरी तरीके से, जो ये पूरा सिलेबस है ये एमबीए में एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यही सिलेबस था। ठीक है, तो उधर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे हुए हैं, तो उधर ये ई कॉमर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लोग, कई सालों तक लगातार उन्होंने पूछा है क्वेश्चंस ये ई कॉमर्स से रिलेटेड। और बाकी अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब ई कॉमर्स, कॉमर्स से मतलब क्या है, जब कोई अगर कोई देखो बिजनेस, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ पे उनको परफॉर्म करनी होती है, उसमें से एक एक्टिविटी है कॉमर्स।
मतलब ट्रांजेक्शन, बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स क्या है, वही वही एक्टिविटी जो बाइंग एंड सेलिंग की, वही एक्टिविटी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपका वो ई कॉमर्स हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, मतलब कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन ए लार्ज स्केल, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्योंकि हम लोग केवल उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कॉमर्स करता है, बाइंग एंड सेलिंग। तो अगर सपोज कोई मैन्युफैक्चरर वो सप्लायर से कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है या होलसेलर से कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, लार्ज स्केल में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं कॉमर्स। और commerce is a branch of business. It is concerned with exchange of goods and services. It includes all those activities which directly or indirectly facilitate that exchange. ठीक है, ये तो हो गया कॉमर्स। अभी ई कॉमर्स क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग, अभी आप लोग देखते हो बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जैसे कि आपका जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारी ई कॉमर्स ऐप है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। E-commerce is a purchasing, selling, and exchanging goods and services over a computer network through which transactions or terms of sale are performed electronically. तो बहुत आसान सा टॉपिक है। वाई यूज ई कॉमर्स, क्यों करे भाई, लो एंट्री कॉस्ट है। अगर किसी कोई भी सपोज मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है और सपोज मैं एक रिटेलर हूँ, मुझे रिटेलिंग में कुछ करना है, तो मुझे लिए उसके लिए मुझे एक प्रमाइसिस चाहिए होगा, एक बिल्डिंग चाहिए होगी, एक शॉप चाहिए होगा, जहाँ एक शोरूम चाहिए होगा, तो कॉस्ट मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या ऑनलाइन में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं फ्लिपकार्ट के गया, मैं अमेजोन के गया, वहाँ पे मैं रिटेलर बन गया और अपने प्रोडक्ट उधर बेच रहा हूँ। तो लोअर एंट्री कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं पे करना है आपको ई कॉमर्स को यूज़ करने के लिए। रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑब्वियसली यहाँ पे कम होगा। ठीक है, उधर क्या होता है, पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गया प्रोडक्ट, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर से कस्टमर के पास गया। इधर क्या है, ट्रांजेक्शन किधर होना है, इधर कैसे होना है भाई, आप मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर के पास भेज सकता है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपके रिड्यूस हो जाएगी। इधर एक्सेस तक टू ग्लोबल मार्केट, आप ग्लोबली आप किसी को भी टारगेट कर सकते हो। ये ई कॉमर्स, अगर हम लोग बात करें सिक्योर मार्केट शेयर, आप अपने मार्केट शेयर को सिक्योर कर सकते हो, उसको रिटेन कर सकते हो, जो भी आपका मार्केट शेयर है। सपोज मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं अपने मार्केट शेयर, जो मैंने मार्केट शेयर से मतलब है कि टोटल जो उस प्रोडक्ट का की सेल है, उसमें से आपका कितना पार्ट है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितना पार्ट है। सपोज सपोज 100 यूनिट्स कोई प्रोडक्ट के बिक रहे हैं, टोटल 100 यूनिट, तो कोई ABC कंपनी है, 10 प्रोडक्ट उसके बिकते हैं 100 में से, तो उसका मार्केट शेयर होगा 10%। तो वही चीज बोल रहा है कि भाई आप अपने जो मार्केट शेयर है उसको रिटेन कर सकते हो। आ, जैसे कि अभी जब ये जो सिचुएशन है परफेक्ट है एकदम ई कॉमर्स के लिए, मतलब जब लॉकडाउन पीरियड था या जो भी वो समय ऑनलाइन हम लोग ज्यादातर जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन ही हम लोग ने की हुई है। तो अगर उस समय कोई कंपनी है उसको अपने मार्केट शेयर को रिटेन करना है, तो उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा, तभी वो मार्केट शेयर को रिटेन कर सकते थे। वरना क्योंकि जो और सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, शॉप्स ओपन नहीं हो रहे थे, तो हम लोग, तो अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए मैं दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट मंगवा लूंगा, अगर वो प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो जो है, इसको सिक्योर करने के लिए मार्केट शेयर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, ये हिस्ट्री है, इसमें वैसे खैर ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री में बताया गया कि जो स्टार्ट हुआ ई कॉमर्स वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो यहाँ पे यूज बाय बैंकिंग इंडस्ट्री टू एक्सचेंज अकाउंट इंफॉर्मेशन ओवर सिक्योर्ड नेटवर्क। उसके बाद फिर लेट 1970s एंड अर्ली 1980s इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI for e-commerce within companies used by business to transmit
डेटा फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। ठीक है, पहले बैंकिंग इंडस्ट्री ने किया, फिर बिजनेस ने किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने किया डेटा ट्रांसफर करने के लिए। फिर 1990s के लिए 1990s में फिर ये वर्ल्ड वाइड वेब ये आया, जो फिर कोई भी उसको यूज कर सकता है। द World Wide Web on Internet provides easy to use technology for information publishing and dissemination, cheaper to business, economic of scale and enable diverse business activities, economies and so। ठीक है, तो ये आपकी हिस्ट्री थी, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स यही है जो थोड़ा बहुत है इस टॉपिक में। बाकी बाकी आपको पता ही है प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आप लोग को क्या करना पड़ता है, वही चीज है, बहुत सिंपल स्टेप्स में बताई गई है, बहुत सिंपल स्टेप्स में बताई गई है। कंज्यूमर यूजेस वेब ब्राउजर टू कनेक्ट टू द होम पेज ऑफ ए मर्चेंट्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। आपको पहले वेबसाइट पे जाना है। द कंज्यूमर ब्राउज ए कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट्स फीचर्ड ऑन द साइट, सेलेक्ट द आइटम्स टू परचेज, द selected items are placed in the electronic equivalent of a shopping cart. When the consumer is ready to complete the purchase selected items, they provide bill to and ship to। एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, पहले वेबसाइट पे गए, अपने कार्ट में डाला प्रोडक्ट को, फिर एड्रेस दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आप लोग पता होंगी मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पूरा प्रोसेस है, कुल मिला के यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि आप अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो पूरा जो प्रोसेस है। When the merchant web server receive this information, it compute the total cost of order, including tax, shipping, and handling charges, and then display total to the customers. The customer can now provide payment information such as a credit card number and then submit the order. When the credit card number is validated and the order is completed at the commerce server side, the merchant side display the receipt confirming the customer purchase. The commerce server side then forward the order to a processing network, payment processing and the fulfillment। तो खैर इसमें कुछ ऐसा नहीं था बताने लायक। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं फिगर्स में, फिगर में इस तरह से देख लेते हैं कि भाई हाँ आप आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस बाय यूजर, शॉपिंग कार्ट में रखा, क्रेडिट कार्ड इज चार्ज्ड, ऑर्डर इज कंप्लीटेड, ईमेल सेंड टू कस्टमर एंड मर्चेंट, फिर सेंड टू वेयर हाउस फॉर फुलफिलमेंट, फिर ये शिपिंग कैरियर पे गया और शिपमेंट टू कस्टमर। ये पूरा प्रोसेस है आपका ई कॉमर्स। मतलब आप एक जगह बैठ के ही ये पूरा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही से टॉपिक, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं। ठीक है, बी टू बी पहला है जो टाइप है ई कॉमर्स का, बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जो ट्रांजेक्शन बी टू बी हो रहे हैं, मतलब कि बिजनेस, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। बी टू बी स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस, इट कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। This model defines that buyer and seller are two